राव रमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। अपन ने जो एक टॉपिक था पीछे वाला छोड़ा था, वो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो उसमें देखो हमने देखा था कि हमारे पास जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है कि Z1, Z2, Z3 उसका मॉडुलस निकालना होता है, तो इसको हम अलग अलग करके निकालेंगे इस तरीके से Z2, Z3। और ऐसे जब इस प्रकार से हो Z1 बाई Z2, तो इसमें भी Z1 अपॉन में Z2 होगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z की पावर n हो, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि Z इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा, Z इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे 12 है माइनस 5 आयोटा, 12 है माइनस 5 आयोटा, और यहाँ पे 5 माइनस 12 आयोटा, 5 माइनस 12 आयोटा। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है, हमें जेड मॉडुलस फाइंड करना है। देखो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो देखो इसमें जैसे मैं बात करूं कि ये Z1 की वैल्यू, ये Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू, ठीक है, सभी का हमें मॉडुलस निकालना है। तो देखो सबका अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन देखते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 16 को जब ऐड किया जाता है तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का मतलब 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 12 है, 12 है, और 12 का क्या आएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 25, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 169 आ जाएगा। तो देखो इसका रूट निकालेंगे 169 का, तो 169 का रूट आएगा कितना, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू में फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी यही आएगा 13। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 इंटू में 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। तो जेड का मॉडुलस क्या आएगा, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 6 जा 30, और 34 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये जेड का जो मॉडुलस है वो हमारे पास क्या है, 845 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एकांक मापी। ठीक है भाई, एकांक मापी देखते हैं। ये एकांक मापी क्या है, तो ये देखते हैं। यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि जेड की वैल्यू, जेड की जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, उसे हम एकांक मापी के रूप में हम इसको शो करेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड जेड का बार इज इक्वल, यहाँ पे जेड का मापांक का स्क्वायर। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, देखो जेड की ये जो बार लगा रखा है, इसको हम इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं 1/z के रूप में। ठीक है भाई, 1/z के रूप में शो करेंगे, तो जैसे इसको यहाँ पे रखोगे ना तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कैसा। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। अब जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है, और कहा है कि जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जेड प्लस ए प्लस आयोटा बी, और हमें पूछा है ए प्लस आयोटा बी निकालो। ठीक है भाई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम ये निकालेंगे, तो भाई ये कैसे होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जेड की बार का मतलब क्या है कि ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे हम देखें कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस इन इक्विलिटीज। ठीक है, मतलब त्रिभुजीय असमीकाएं, त्रिभुजीय असमीकाएं हम देखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, त्रिभुजीय असमीकाएं, मॉडुलस
इनइक्वलिटीज, मॉडुलस इनइक्वलिटीज या फिर इसको हम मापांकीय असमीका भी बोलते हैं, मापांकीय असमीका या फिर त्रिभुजीय असमीका भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं देखो एक प्लेन के अंदर डायरेक्शन सेट करता हूं, जैसे मेरे पास कोई बिंदु है, दो बिंदु, जैसे ये Z1 है और यहाँ पे ये Z2 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई दो बिंदु हैं, इनको मैं मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से मिला लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब इनकी डायरेक्शन सेट करेंगे, ठीक है भाई, डायरेक्शन सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये Z1 का मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे Z2 का मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, ये परिणामी क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। ठीक है भाई, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 आ गया। अब देखो इसमें कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज है, उनको सोल्व किस प्रकार से किया जाता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2, ये इन दोनों का जो योग है उसका यदि हम मॉडुलस निकालें तो इनका दोनों का मॉडुलस निकालेंगे तो वो लेस देन होगा या इक्वल होगा, लेस देन होगा या इक्वल होगा, कब होगा, जब Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि हमारे पास ऐसा हो कि Z1 प्लस Z2 है ना, ये ग्रेटर देन कब होगा, ग्रेटर देन तब होगा जब Z1 माइनस Z2 कर दोगे। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद में मैं बात करूं कि Z1 माइनस Z2 ले, Z1 माइनस Z2 ले, ठीक है, Z1 माइनस Z2 यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है भाई, लेस देन होगा, Z1 माइनस Z2 यहाँ पे लेस देन होगा, कब लेस देन होगा, जब Z1 प्लस Z2 होगा। ठीक है भाई, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन कब होगा, यहाँ पे जब ये Z1 माइनस Z2 होगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये जो आगे काम आएगी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इनइक्वलिटीज क्या होती है, कि यहाँ पे त्रिभुज का नियम भी लग रहा है एक तरीके से कि अपने को परिणामी क्या मिला, Z1 प्लस Z2 मिला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। ओ ए बी में हमारे पास जो ए बी है वो परिणामी है Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है वो लेस देन है किससे, Z1 प्लस Z2 से, जो डायरेक्शन सेट की जा रही है ए बिंदु पे और बी बिंदु पे। इसके बाद में यहाँ पे जो ग्रेटर देन है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस है वो ग्रेटर देन है कब, जब Z1 माइनस Z2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उल्टा हम देखें कि Z1 माइनस Z2 करे तब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना है यहाँ पे, इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अरेंजमेंट कोणांक। ठीक है, हिंदी की बात करूं तो मैं कोणांक और अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, उस टॉपिक को हम देखते हैं। आर्गुमेंट्स कोणांक, देखो कोणांक किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा, जेड इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है भाई, z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका कोणांक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, ए आर जी ऑफ जेड इज इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है भाई, मतलब हमारे पास यदि y का और x का मान रहे तो tan इनवर्स y बाई एक्स हम करके निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके लिए देखो अपने पास से क्या होता है कि अरेंज जो कोणांक है वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसका क्राइटेरिया होता है, जैसे मैं बात करूं क्राइटेरिया की, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पाई से बड़ा, ठीक है भाई, माइनस पाई से बड़ा होगा। ठीक है, और या बराबर और पाई से छोटा। ठीक है भाई, माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर ये आएगा। अब देखो हम देखते हैं
कि मान किस प्रकार से सेट किया जाता है, कौन से चतुर्थांश में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है क्वाड्रेंट हमने 11th में पढ़ा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस का होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि पाई माइनस थीटा, ठीक है भाई, पाई माइनस थीटा। और इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे थीटा माइनस पाई, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मतलब जो पॉजिटिव मान होगा इसको हम पाई माइनस थीटा से लिखेंगे, हमें थीटा का मान हमें ज्ञात होगा, थीटा का मान दिया जाएगा नहीं, हम निकाल लेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में यहाँ पे देखो हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है, मतलब पूर्णांक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे z इज इक्वल 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, z इज इक्वल 1 प्लस आयोटा है, मुझे इसका कोणांक निकालना है, मुझे इसका कोणांक निकालना है 1 प्लस आयोटा का, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसमें x का और y का मान क्या क्या है, मतलब यहाँ पे ये जो रियल नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 1। अब हमें पता है कि 1 1 कैसा है, पॉजिटिव, 1 1 प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैं सीधा इसको कैसे लिखूंगा कि कोणांक z इज इक्वल tan इनवर्स 1/1। तो tan इनवर्स 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। देखो tan के मानों में 1 किसका होता है, पाई/4 का होता है। मैं इसको डायरेक्ट एज पाई/4 लिख लेता हूं, ठीक है, हमने क्योंकि पढ़ा है पहले, तो यहाँ पे पाई/4 हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/1 हम 1 लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/4 आ जाएगी, ठीक है भाई। थीटा का मान ये देखो एक कोणांक हो गया हमारा, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिखा है, इधर देखो tan इनवर्स 1 इज इक्वल पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आया है पाई/4 ये कोणांक आया है, ठीक है। हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल हम कोई भी ले लेंगे, जैसे z इज इक्वल 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। देखो 1 माइनस आयोटा मतलब क्या है कि 1 और -1 है। देखो प्लस और माइनस है, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, देखो ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, और यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये माइनस, ये भी माइनस, ये यहाँ पे प्लस माइनस है। अब देख सकते हो आप ये कौन से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा होता है, ठीक है, माइनस का थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे वैल्यू रखूंगा tan इनवर्स और यहाँ पे 1/1, ठीक है, तो मतलब tan इनवर्स -1, तो इसकी वैल्यू मैं क्या निकालूंगा, -पाई/4। ये -पाई/4 किसकी वैल्यू है, कोणांक की वैल्यू है। मतलब ये जो z है, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोणांक मान क्या होगा, माइनस का पाई/4 होगा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का पाई/4 होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट एक दो और ले लेते हैं। z इज इक्वल -1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल -1 प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है, -1 है, और इमेजिनरी नंबर है वो क्या है, +1 है। तो कौन से क्वाड्रेंट से आ रहा है ये दूसरे क्वाड्रेंट से आ रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट से आ रहा है तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे सीधा भी लिख सकता हूँ कि पाई माइनस tan इनवर्स -1/1, तो पाई माइनस पाई/4 भी कर सकता हूँ। तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। तो ये हमारा कोणांक का मान होगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम आगे और भी इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आर्गुमेंट्स जो कोणांक होता है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ लिए जाते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पूर्णांक पूछा जाता है, तो किस प्रकार से हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं, जैसे मेरे पास पूछा जाता है कि Z1 Z2 Z3, ठीक है भाई, इस प्रकार से है। तो मैं इनको देखो अलग अलग कर लूंगा, Z1 प्लस कोणांक Z2 पूर्णांक Z3, ठीक है, इनको अलग अलग करके हम शो करेंगे, ठीक है भाई, ये अलग अलग करके हम इनको शो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे कोणांक Z1 अपॉन Z2 आ जाए, मतलब इस प्रकार से आ जाए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 हो जाएगा,
ठीक है भाई, Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है, Z1 माइनस Z2 मतलब कोणांक अरेंजमेंट Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z की पावर n का, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे n तो ये जो पावर है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, और भी है हमारे पास जैसे, और हम आगे देखेंगे कि कोणांक 1/z कैसे होगा, ये माइनस में आ जाएगा, मतलब z का कोणांक निकाल लेंगे और माइनस लगा देंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है कि अरेंजमेंट z आयोटा जेड, मतलब ये हमारे पास इमेजिनरी का हमें कोणांक पूछ रहा है, इमेजिनरी जो पार्ट है उसका हमें कोणांक पूछा है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। इमेजिनरी नंबर का कोणांक पूछा है तो कैसे आएगा, π/2 प्लस अरेंजमेंट जेड, ठीक है भाई, यहाँ पे मतलब कोणांक जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा। इसके बाद में जैसे मैं कहूँ कि ये ऐसे हो माइनस आयोटा जेड हो, तब कैसे होगा, तो ये हो जाएगा भाई -π/2, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2 प्लस -π/2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे कोणांक जेड, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये दो चीजें हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट्स आयोटा जेड और π/2 प्लस यहाँ पे पूर्णांक जेड का मान निकालेंगे, सेम मतलब प्लस माइनस का फर्क है और ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे कोणांक जेड और प्लस कोणांक जेड की बार का वैल्यू क्या होगा, दोनों का जब हम कोणांक निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो मान आएगा ये जीरो हो जाएगा। हम आगे इन क्वेश्चनों में इनको देखेंगे किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कोणांक जो कोणांक होता है वो भाई हमें पता है कि कोण का मान होता है, ठीक है, तो कोण का मान हमें मिल जाए कि भाई वो माइनस का मिल जाए तो क्या होगा, तो पाई होगा, ठीक है। उन दोनों का जो योग होगा, जैसे मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री होती है तो वहां पे पाई की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पे भी पाई होगा ये, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये था हमारा कोणांक का मान। देखो कोणांक किस प्रकार से निकाला जाता है, कोणांक हमारे पास tan इनवर्स y/x से निकाला जाता है और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार निकाला जाता है और वो चेक किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y का मान क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद में हम पोलर फॉर्म देखेंगे, ध्रुवीय रूप। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ध्रुवीय रूप क्या आएगा, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं किस प्रकार से हम ध्रुवीय रूप निकालेंगे, ठीक है। देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म किस प्रकार से निकाला जाता है, ध्रुवीय रूप। देखो पोलर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आर और थीटा का रोल्स होता है। जैसे हम बात करें कि कोई भी प्लेन होता है, जैसे कोई भी प्लेन होता है उसके अंदर डायरेक्शन देखी जाती है कि हमारे पास ये r1 डायरेक्शन या r2 डायरेक्शन, इनका मतलब परिणामी क्या होगा, r1 प्लस r2 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कोई प्लेन होता है, जैसे कोई प्लेन ये है, ठीक है, इसमें कोई ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। देखो ये यहां से इस मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है, ये आर को शो करती है, मतलब ये आर क्या है, दूरी है। और यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा मान ये हमें कोण को दिखाता है, मतलब यहाँ पे दूरी और थीटा का मान हमें मतलब निकालना पड़ता है या दिया गया होता है, ठीक है, वही हमें पोलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है, पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब मैं इसको r थीटा में डिफाइन कर दूं, r थीटा में कि ये बिंदु है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बिंदु है ये किस एंगल पे झुका हुआ है और मूल बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर है, ठीक है, मूल बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो वो अपन निकालने के लिए थोड़े से एक बार हम वैसे देखते हैं कि x और y का मान कहां से लाएंगे, ठीक है, x और y का मान कहां से लाएंगे, ठीक है भाई। तो जैसे देखो मेरे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर मैं यहाँ पे कोई बिंदु शो करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया
ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है भाई, पी बिंदु है, इसके निर्देशांक है एक्स और वाई। ठीक है, इसको मैं मूल बिंदु से मिला देता हूँ, मूल बिंदु से मिला देता हूँ ओ से। ठीक है, और इसको मैं भाई नीचे इधर ले आता हूँ एक्स एक्स के ऊपर, और इधर ये वाई एक्स से मिला देता हूँ। अब देखो तुम्हें पता है कि ये एक्स एक्स है, ठीक है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो देखो ये दूरी क्या होगी, ये एक्स एक्स होगी, ये दूरी क्या कहलाएगी भाई, एक्स एक्स, और ये दूरी क्या होगी, वाई एक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये भी वाई होगी। ठीक है भाई, ये भी वाई होगी। तो यहाँ पे ये अपने पास पी बिंदु है, और ये मैं इसको ए मान लेता हूं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है एओपी। ठीक है, एओपी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें पता है कि एओपी के अनुसार मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है भाई, आधार बटा करण होता है, आधार बटा करण होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि आधार क्या है, आधार हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है भाई, और परिणामी देखो, परिणामी मेरे पास फिलहाल है नहीं। ठीक है ना, परिणाम यहाँ पे है आधार बटा करण। ठीक है, आधार बटा करण देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे भाई ये मैं इसको थीटा मान लूं, और इसको ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो मैं कोस थीटा बराबर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे ना रख के मैं सीधा इसका मान ही रख देता हूँ। हमें पता है कि भाई आर वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो मैं इसको यहाँ ना रख के मैं सीधा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर हटा देते हैं, यहाँ पे सीधा आर ले लेते हैं अपन। ठीक है, हमें पता है कि ये दूरी है, हमें पता है कि दूरी है, तो मैं यहाँ पे बात करूं कि आधार क्या है, आधार मेरे पास x है, और यहाँ पे जो हमारा करण है वो क्या है, r है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर आर कोस थीटा। ठीक है भाई, आर कोस थीटा, तो मेरे पास x का मान आ गया। इसी प्रकार से मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, लंब बटे में करण, लंब बटे में करण, तो साइन थीटा इज इक्वल, लंब का मान क्या है, लंब का मान मेरे पास यहाँ पे y है। ठीक है भाई, y है और करण का मान r है, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। देखो मेरे पास x की और y की वैल्यू है, x की और y की वैल्यू है, मैं पोलर फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे z इज इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं पोलर फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा z इज इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा। ठीक है भाई, एक्स कोस थीटा और प्लस आर, मतलब आयोटा ले लेते हैं पहले, आयोटा आर साइन थीटा। देखो अब हमें पता है कि इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ये तो हमारा कोण का मान हो गया, ये अपनी दूरी होगी। ठीक है, तो इसके आधार पे मैं, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है भाई, ये हमारी क्या होगी, पोलर फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद में हम किसी के इसके माध्यम से हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, और बाकी अपन कल देखेंगे क्वेश्चन इसके। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।